ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, कन्वोल्यूशन को देखा था और कन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। और इनफैक्ट अभी जो मैं लेक्चर की समरी दे रहा हूं, ये लेक्चर भी हम ऑनलाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट एज यू लाइक दिस आइडिया, तो मैंने कहा कि मैं उस लेक्चर की समरी जो है आपको इस तरह भी पेश कर दूं और इसको यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। तो अब तक आप लोग इस इक्वेशन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे और ये इक्वेशन आपको रट गई होगी, और अगर अभी तक नहीं रटी है तो रट जानी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कन्वोल्यूशन की इक्वेशन है, कन्वोल्यूशन सम इसको हम कहते हैं। और अगर हम इसको जो है वो याद कर लें कि पूरा नाम इसका याद कर लें, तो ये बेसिकली डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन थी। डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन। हम क्यों इसको डिस्क्रीट टाइम कह रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली ये डिस्क्रीट है, सिग्नल डिस्क्रीट है, सिग्मा का निशान हमें बता रहा है। और लीनियर कन्वोल्यूशन क्यों कह रहे हैं, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप रहने दें। बेसिकली ये तो हमें पता है कि ये लीनियर सम है, लीनियर प्रोडक्ट्स कैलकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन ये लीनियर और सर्कुलर ये एक डिफरेंट मसला है। जब हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी वो सर्कुलर क्यों है और ये लीनियर क्यों है। अच्छा, अब जो खास बात है वो ये है कि इस इक्वेशन में ये जो k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ये हमें एक चीज बता रहा है। वो क्या बता रहा है? देखिए, जब मैं x की वैल्यूज डालूंगा, x k 0 होगा तो xn यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है ना। इसी तरह जब मैं k 1 पुट करूंगा तो ये होगा xn माइनस 1 यानी प्रीवियस वैल्यू ऑफ इनपुट। और जब मैं कहूंगा k इज माइनस 1 तो ये हो जाएगा n प्लस 1 यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। तो पहली बात तो यह है कि ये जो जनरल इक्वेशन है कन्वोल्यूशन की, ये एक नॉन कॉजल सिस्टम बता रही है, क्योंकि इसमें फ्यूचर वैल्यूज भी यूज हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है इस इक्वेशन के तहत x n माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और x n प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास सिग्नल के इनफाइनाइट सैंपल्स सेव होने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या किसी सिस्टम की इनफाइनाइट मेमोरी हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि किसी भी सिस्टम की इनफाइनाइट मेमोरी नहीं हो सकती। और जब नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन की ये जो इक्वेशन है, ये एक एनालिटिक इक्वेशन है। इसको आप किसी कंप्यूटर सिस्टम पर इंप्लीमेंट इस फॉर्म में नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये नॉन कॉजल है, वो भी इनफाइनाइटली नॉन कॉजल, यानी इनफाइनाइट टाइम फ्यूचर में जो इनपुट आएगा वो भी आपको चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इसमें इसको इनफाइनाइट मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो अब इससे ये मत समझ लीजिएगा, एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जैसे ही आप कहते हैं कि जी ये प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, तो लोगों के दिमाग में खुद ही ये चीज एक्सट्रापोलेट हो जाती है कि इट विल बी यूजलेस। नो, इट इज नॉट यूजलेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारी पूरी थ्योरी और बाद में होने वाली सारी इंप्लीमेंटेशन इसी इक्वेशन के ऊपर बेस करती हैं। तो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कुछ जो बाद में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा वो इसी से निकलेगा। एनालिसिस हम इसी इक्वेशन से करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, बट ये इक्वेशन आप मैथमेटिकली तो सॉल्व करते हैं ना, और हमने की भी है। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, यहां से अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज लाऊं, वो थोड़ा सा चेंज कहां आ रहा है इस इक्वेशन में? यहां पर आ रहा है k इज इक्वल टू 0। मैंने k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से चेंज किया और k इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसका मतलब अब जो मेरा सिग्नल है x n नेगेटिव साइड पर नहीं जा रहा, यानी अब मेरा सिग्नल x 0 है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, सॉरी x n है, x n माइनस 1 है, x n माइनस 2 है, इस तरह से आगे चलता चला जा रहा है। यानी कि प्रेजेंट सैंपल है और प्रेजेंट सैंपल के अलावा प्रीवियस सैंपल्स हैं। अब कोई फ्यूचर सैंपल नहीं रहा इस इक्वेशन में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन नॉन कॉजल सिस्टम की थी, लेकिन अब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन एक कॉजल सिस्टम की है, ठीक है। अब
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉजल तो बन गया ये सिस्टम, लेकिन स्टिल इसमें इनफाइनाइट सैंपल्स यूज हो रहे हैं, प्रीवियस इनफाइनाइट सैंपल्स यूज हो रहे हैं। तो जैसे ही हम इनफाइनाइट सैंपल्स की बात करेंगे वैसे ही हम कहेंगे कि जी इनफाइनाइट सैंपल सेव करने के लिए इनफाइनाइट मेमोरी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये भी एक फॉर द टाइम बीइंग हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। इनफैक्ट इस फॉर्म में तो डेफिनेटली नहीं की जा सकती, इसलिए कि आपको इनफाइनाइट सैंपल्स चाहिए होंगे। लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो इक्वेशन है ये IIR सिस्टम की इक्वेशन है। IIR स्टैंड्स फॉर इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स। और यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट की तो हम सिग्नल की ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं। यानी जब मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स तो इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होगा। यानी अगर आप इसको सिर्फ एक इनपुट सैंपल पर एक सैंपल भी देंगे, इनपुट पर एक सैंपल भी देंगे तो जवाब में ये इनफाइनाइट सैंपल्स जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये IIR सिस्टम है या IIR फिल्टर है और ये कॉजल है। लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने एक क्वेश्चन मौजूद है कि जी इंप्लीमेंट कैसे होगा ये प्रैक्टिकली, हम किस तरह इसके ऊपर कोडिंग करेंगे या किस तरह एक डिजिटल सिस्टम डेवलप करेंगे, एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करेंगे या प्रोसेसर या FPGA के ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। एनीवे, अगली इक्वेशन में हमने एक और चीज चेंज की। पहले हमने सिर्फ k इज इक्वल टू 0 किया था, यानी लोअर लिमिट चेंज की थी। अब मैं अपर लिमिट भी चेंज कर रहा हूं और मैंने इसको इंफिनिटी के बजाय m-1 कर दिया। इसका मतलब अब मेरे पास जो सैंपल्स हैं इनपुट के जो मैं यूज कर रहा हूं वो है xn, xn-1, xn-2 एंड सो ऑन। कहां तक? इंफिनिटी तक नहीं, xn-m+1। ठीक है, यानी कुल कितने सैंपल्स? एक प्रेजेंट सैंपल और m-1 पास्ट सैंपल्स। तो टोटल m सैंपल्स हमें चाहिए। हमें टोटल कितने सैंपल्स चाहिए? m सैंपल्स चाहिए आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। राइट, m सैंपल्स का मतलब है हमें m मेमोरी लोकेशंस चाहिए या m रजिस्टर्स चाहिए, दूसरे लफ्जों में अगर आप कह सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली फीजिबल सॉल्यूशन महसूस हो रहा है और इसको हम कहते हैं FIR सिस्टम, यानी फाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स सिस्टम। और इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको एक यूनिट इंपल्स देंगे तो जवाब में ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो आउटपुट जनरेट करेगा, वो एक फाइनाइट ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कि आने वाले सिग्नल की सैंपल्स की कम्युलेटिव एवरेज जनरेट कर रहा है, कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। अब अगर हम यहां देखें, ये जो पहली इक्वेशन है yn इज इक्वल टू 1/10, k इज इक्वल टू 0 to 9 xk, यानी ये सिंपली बन जाएगी x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x9। और ये 10 सैंपल जो हैं वो उनका सम 10 से डिवाइड हो रहा होगा। तो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे सिवाय एवरेज कैलकुलेट करने के। कौन सी वैल्यूज की? सिग्नल की आखिरी 10 वैल्यूज की। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज कर दूं, मैं कहूं कि जी मैं 50 वैल्यूज को सैंपल करना एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां 1/50 कर दिया, यहां 0 से 49 कर दिया। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं कहूं कि मैं n+1 सैंपल्स को एवरेज करना चाहता हूं तो जो मेरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी? 1/n+1, k इज इक्वल टू 0 to n xk। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये है व्हाट डू यू से, n+1 सैंपल्स को एवरेज करने के लिए। राइट, अब अगर हम इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट को देखें तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमें 10 सैंपल्स का एवरेज कैलकुलेट करना है तो हमारे पास 10 सैंपल्स सेफ भी होने चाहिए, यानी हमें 10 मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए होंगे। दूसरी तरफ अगर हमें 50 की एवरेज करनी है तो हमारे पास 50
मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए। 50 मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए होने की का मतलब क्या है? 50 मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए होने का मतलब यह है कि आपके का जो रिक्वायरमेंट है मेमोरी का, वो अगर 10 सैंपल्स के लिए 10 थे तो 50 सैंपल के लिए 50 थे, और अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो n+1 सैंपल्स के लिए मुझे n+1 मेमोरी एलिमेंट्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एक्यूमुलेटर सिस्टम है जो कि कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, ये कम्युलेटिव एवरेज जितने सैंपल्स की कैलकुलेट करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट लीनियरली उस पर डिपेंडेंट है। जितने ज्यादा हम सैंपल्स एवरेज करना चाह रहे हैं, उतनी ही ज्यादा हमें मेमोरी भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका कोई आसान हल ढूंढे। आसान हल तो वैसे ये भी था, लेकिन मतलब यह है कि हम कोई एफिशिएंट हल ढूंढे जिसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा ना हो। ठीक है, सो हम अब इस इक्वेशन से कुछ प्ले करेंगे और देखेंगे, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कम हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को n+1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑन n+1, तो लेफ्ट साइड पर n+1 आ गया और राइट साइड पर n+1 इससे कैंसिल हो गया, और हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? k = 0 to n xk। इसको भी मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था? k = 0 to n। ठीक है, मैंने 0 to n-1 अलग कर लिया, यानी प्रीवियस सैंपल्स जो थे, ये सारे प्रीवियस सैंपल थे 0 to n-1, इनको अलग कर लिया, और जो प्रेजेंट सैंपल है xn इज द प्रेजेंट सैंपल। ठीक है, प्रेजेंट सैंपल, इसको अलग कर लिया। ठीक, अब मैंने इस टर्म को, जो पास्ट सैंपल्स थे, उनको n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये n से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं इस वाली टर्म को इसी फॉर्म में लाना चाह रहा था। ठीक है, अब अगर आप देखें, जब मेरे पास यहां n और यहां n+1 था, तो यहां मिल रहा था yn, राइट? यहां n+1 और यहां n। तो अब अगर आप देखें, यहां है n-1, n जो है वो n-1 में चेंज हो गया, n+1 n में चेंज हो गया, और क्या कहते हैं, तो यहां पर क्या चेंज आएगा? यहां भी n जो है वो n-1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थी, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म थी 1/n k = 0 to n-1 xk, इट विल बिकम yn-1, जिस तरह ये टर्म yn थी, और ये yn-1 मल्टीप्लाई हो रहा है n से जो बाहर मौजूद था। ठीक है, और अब हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट की, अगेन n+1 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आई। ठीक है, yn = n/n+1 yn-1 + 1/n+1 xn। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से डिराइव की है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही काम कर रही है, और वो काम क्या है? कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेट करना। किस चीज का कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेट करना? सिग्नल के n+1 सैंपल्स का, जिसमें से एक प्रीवियस है और एक प्रेजेंट है और n-1 पास्ट सैंपल्स है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में अब जो आपको खास बात नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि जब हम देखते हैं xn, मतलब प्रेजेंट इनपुट, प्रेजेंट सैंपल। ठीक है, लेकिन यहां क्या देखते हैं? yn-1। n-1 तो हमें यह बता रहा है कि ये पास्ट सैंपल या प्रीवियस सैंपल है, लेकिन y क्या बता रहा है? y ये बता रहा है कि ये आउटपुट का पास्ट सैंपल है। यानी अब हमारी जो इक्वेशन है वो आउटपुट के प्रीवियस सैंपल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और अगर आउटपुट के प्रीवियस सैंपल पर डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई फीडबैक है जिससे आउटपुट वापस सिस्टम को दिया जा रहा है।
तो अब हम देखते हैं, इसकी एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनपुट होगा, तो इनपुट क्या है, xn, ये हमने xn बना दिया। ओके, ये xn जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है या स्केल हो रहा है 1/n+1 से। हम स्केलिंग फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, हमने ये बना दिया 1/n+1। ठीक है, और उसके बाद ये वाली टर्म जो है ये ऐड हो रही है। जब ये ऐड हो रही है तो हम एक समर बनाएंगे, यहां पर हमने समर बना दिया। ठीक है, किस चीज में ऐड हो रही है, नाउ व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज yn। ठीक है, yn जो है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि yn-1 भी यूज हो रहा है, यानी प्रीवियस सैंपल ऑफ आउटपुट भी यूज हो रहा है, इसका मतलब आप यहां से एक ब्रांच निकालें, ब्रांच निकालने के बाद एक डिले एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट लगाएं। यह मेमोरी एलिमेंट लगाने का मतलब क्या है, अगर yn यहां पर है तो ये yn को सेव कर लेगा और जब अगला स्टेप आएगा तो वो आउटपुट पर दे देगा। ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह डेटा फ्लिप फ्लॉप चलता है या रजिस्टर्स हमारे चलते हैं, तो हमेशा अगर यहां पर yn होगा तो इसके आउटपुट पर पिछली वैल्यू होगी, दैट इज yn-1। अब ये yn-1 हमें मल्टीप्लाई कर देना है, स्केल कर देना है, किस टर्म से, n/n+1 से, और फिर ये चीज ऐड हो जाएगी कहां, इसके आउटपुट में, यानी कि यहां इस पाथ को कंप्लीट कर दें। ये हमारा इस कम्युलेटिव एवरेज कैलकुलेटर बन गया। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब आप ये देखें कि n की वैल्यू 5 हो, 10 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, आपको सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए जो कि आउटपुट से फीडबैक पर लगा हुआ है। तो ओरिजिनली जो सिस्टम था, जो कि जिसको आपके पास व्हाट डू यू से, एक लीनियर डिपेंडेंसी थी, जितना आप बड़ा सैंपल साइज करते थे आपको मेमोरी एलिमेंट भी उतने ही चाहिए होते थे। इस सिस्टम ने वो डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म कर दी। अब आप जितना भी बड़ा मेमोरी एलिमेंट सैंपल साइज रखें, आपके पास सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने मेमोरी रिक्वायरमेंट को ट्रेमेंडसली जो है वो रिड्यूस कर लिया। अब ये बना क्या है, पहली चीज तो ये है कि यहां एक फीडबैक आ रहा है आउटपुट से। ऐसे सिस्टम को फीडबैक सिस्टम्स भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर फीडबैक सिस्टम्स का लफ्ज यूज होता है कंट्रोल में। हम डीएसपी में ज्यादातर जो यूज करते हैं वो करते हैं नाम रिकर्सिव सिस्टम्स, यानी रिकर्जन हो रही है, यानी जो प्रीवियस वैल्यूज हैं वो दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब हमने वही काम जो कि, अब अगर ये रिकर्सिव सिस्टम है तो जो यूजुअल सिस्टम हमने देखा था वो नॉन रिकर्सिव सिस्टम हो जाता है। तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम जो काम करने के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड कर रहा था, रिकर्सिव सिस्टम ने वही काम सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट से कर दिया। तो ये रिकर्सिव सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल चुका है कि हमारे जो एलटीआई सिस्टम्स हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे उनके लिए हम रिकर्सिव सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉन रिकर्सिव सिस्टम की मेमोरी रिक्वायरमेंट इन जनरल रिकर्सिव सिस्टम की मेमोरी रिक्वायरमेंट से व्हाट डू यू से ज्यादा होगी। फिर आप सोचेंगे कि डेफिनेटली जी हर जगह हर दफा आप रिकर्सिव सिस्टम ही यूज करें, नॉन रिकर्सिव की तरफ जाते क्यों हैं? तो इसलिए जाते हैं मैनी टाइम्स के नॉन रिकर्सिव सिस्टम डिजाइन करना जो है वो निस्बतन आसान होता है और रिकर्सिव सिस्टम्स को डिजाइन करना निस्बतन मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल हम इस कोर्स में नॉन रिकर्सिव और रिकर्सिव दोनों सिस्टम्स डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए जी बात को आगे बढ़ाते। ये सिस्टम था जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहला रिकर्सिव सिस्टम जो हमने देखा, जिसमें
एक प्रीवियस सैंपल जो है वो यूज हो रहा था, एक प्रीवियस सैंपल यूज हो रहा था आउटपुट का, और इनपुट का सिर्फ एक प्रेजेंट सैंपल यूज हो रहा था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आउटपुट का प्रेजेंट सैंपल है, जो आउटपुट का प्रेजेंट सैंपल है, वो एक्चुअली फंक्शन है, यानी डिपेंड करता है इनपुट के प्रेजेंट सैंपल पर और आउटपुट के एक प्रीवियस सैंपल पर। आई रिपीट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन आउटपुट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ output is a function of, is dependent on the present sample of input and one previous sample of output. Likewise, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये उससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल है जिसमें जो फीडबैक आ रहा है वो सिर्फ डिले के साथ वापस इनपुट में ऐड हो रहा है, यानी कोई स्केलिंग भी नहीं है। सो आई कैन राइट द इक्वेशन सिंपली फ्रॉम हियर दैट दिस yn इज एक्चुअली द सम ऑफ, और ये सम किसका है? दो चीजों का, xn और yn की प्रीवियस वैल्यू यानी yn-1। तो इस सूरत में भी आउटपुट का जो प्रेजेंट सैंपल है वो फंक्शन है इनपुट के प्रेजेंट सैंपल का और आउटपुट के एक प्रीवियस सैंपल का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज करके देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर मैं इसको एक यूनिट इंपल्स n इज इक्वल टू 0 पर प्रोवाइड करूं, और उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बताना बार बार भूल रहा हूं। देखिए, जैसे ही हम मेमोरी एलिमेंट्स की बात करते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो हमें यह पता है कि कुछ लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इनिशियलाइज, उसमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ वेरिएबल्स कुछ लैंग्वेजेस में होती है। मिसाल के तौर पर सी लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हैं और सी लैंग्वेज के अंदर आपने एक इंटीजर a डिफाइंड कर लिया और उसको कोई इनिशियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी, तो वो कोई गार्बेज वैल्यू अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है ना, हमें यहां पर इस बात का ख्याल रखना है कि इस सारे एनालिसिस में हम ये अज्यूम करेंगे कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसके हर मेमोरी एलिमेंट में 0 होता है। ठीक है, कोई और नॉन जीरो वैल्यू नहीं होती। ऐसे सिस्टम को कहते हैं रिलैक्स्ड सिस्टम। आप अपनी बुक में जगह जगह ये रिलैक्स्ड सिस्टम की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, तो उससे मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो रिलैक्स सिस्टम जो है वो बिस्तर पे लेटा रहता है और चिल करता रहता है। रिलैक्स सिस्टम का मतलब ये है कि जब वो सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो उसके मेमोरी एलिमेंट जो है उस सारे मेमोरी एलिमेंट्स में 0 है। ठीक है, तो अब यहां 0 है। ठीक है, और हमने क्या कहा, मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं कि मैंने यहां मैं n की वैल्यू देता हूं। ठीक है, n की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 चलती जा रही है। सही है, मैंने इनपुट दिया किस पर, n इज इक्वल टू 0 पर मैंने एक इंपल्स दी 1, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं दिया, जिंदगी भर 0 0 0 0 0 देते रहे। ठीक है, दूसरे लफ्जों में मैंने इस इनपुट को, इस सिस्टम को एक इंपल्स इनपुट दी है, यूनिट सैंपल दिया है, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो इस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो yn है, लेकिन बेसिकली वो बराबर होगा किसके, hn के। ठीक है ना, क्योंकि हमने इंपल्स इनपुट पर दी है। तो अब आउटपुट क्या होगा, इनिशियली यहां 0 था। ठीक है ना, यहां से 1 आया तो आउटपुट डेफिनेटली यहां 1 चला जाएगा। अब वही 1 यहां से अगले स्टेप के ऊपर, यानी n इज इक्वल टू 1 के ऊपर वो 1 यहां अवेलेबल होगा। अब यहां से 0 आएगा, लेकिन यहां से 1 आ रहा है तो इट विल बी 1। ठीक है, अब यहां से मुस्तकिल 0 आएगा, लेकिन क्योंकि आउटपुट फीडबैक हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से
वो गया था, यानी अगली क्लॉक पल्स पर कह लें या अगले सैंपल टाइम के ऊपर जो वैल्यू यहां थी वो यहां पहुंच चुकी होगी। तो इसका मतलब हमेशा हमें यहां 1 1 1 1 1 मिलता रहेगा फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सिग्नल जो n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ विद वैल्यू 1 और फिर इंफिनिटी तक जाता गया। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। सो बेसिकली ये जो हमने फिल्टर बनाया था या ये जो हमने सिस्टम बनाया था, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स है hn इज इक्वल टू un। दैट इज इसको अगर एक सैंपल इनपुट देंगे तो ये आउटपुट पर यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट करेगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम यहां पर आ जाते हैं। इस सिस्टम में मैंने बस थोड़ी सी तब्दीली की है। अब क्या है, यहां पर हमने कोई स्केलिंग नहीं की थी, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की थी। अब मैंने आउटपुट के प्रीवियस सैंपल को एक फैक्टर ए से स्केल कर दिया है या मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिले एलिमेंट ने मुझे यहां पर क्या दिया, yn-1 दिया, और जब वो इस a से मल्टीप्लाई हो गया तो यहां मुझे मिल रहा होगा ay-n-1, और ये दोनों ऐड होकर मुझे यहां मिल रहे होंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या बनी, xn प्लस ay-n-1। यानी इस सूरत में भी जो आउटपुट है, आउटपुट की प्रेजेंट वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ present value of input and the previous value of output. ठीक है, now let's have one more example जिसमें इक्वेशन क्या है, yn is equal to minus a1 yn-1 plus b0 xn plus b1 xn-1। ठीक है जी। अब जरा हम इसको देखते हैं मजीद सॉल्व करके कि इससे हमें क्या मिल रहा है। लेकिन जो सबसे पहली चीज हमें नजर आ रही है वो ये है कि नाउ yn इज अ फंक्शन ऑफ previous value of one previous value of the output and present value and one previous value of the input। ठीक है, the present value of output is a function of one previous value of output and the present value and one previous value of the input। तो ये अब पहले सिर्फ ये एग्जांपल्स में हमें सिर्फ एक सैंपल प्रीवियस जो था वो यूज हो रहा था। अब इस एग्जांपल में दो सैंपल्स जो है वो प्रीवियस के यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, बंद नहीं करो उसको, वो कट कर देंगे बाद में। तो अब हम जरा इसकी भी एक रियलाइजेशन करके देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह स्टार्ट करते हैं जनाब। हमारे पास xn है, यानी करंट सैंपल है इनपुट का। तो हमने कहा दिस इज xn। ठीक है जी, और हम इस xn को मल्टीप्लाई करते हैं, स्केल करते हैं एक फैक्टर से जो कि क्या है, b0। उसके बाद हमारे पास एक प्रीवियस सैंपल भी है, किसका,
इनपुट का, यानी xn माइनस 1। तो अगर प्रीवियस सैंपल मेरे पास है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए। इस मेमोरी एलिमेंट से जो आउटपुट बाहर निकलेगा वो क्या होगा, एक प्रीवियस वैल्यू दैट इज xn माइनस 1। और xn माइनस 1 जो है वो स्केल हो रहा है b1 से। b1 ओके। और ये दोनों वैल्यूज यानी b0 xn और b1 xn माइनस 1 आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आउटपुट मिल गया यहां पर। लेकिन अभी जो है हमने सिर्फ ये दो टर्म्स इस्तेमाल की हैं, ये टर्म अभी बाकी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें फीडबैक आ रहा है, रिकर्जन आ रही है, yn माइनस 1 आ रहा है, तो अब हम यहां से शुरू करते हैं इसको और हम कहते हैं कि जी ओके, ये है yn और yn से हमने एक मेमोरी एलिमेंट लगाया, तो अब मुझे आउटपुट पर यहां क्या मिल रहा होगा, एक प्रीवियस वैल्यू yn माइनस 1। ठीक है, ये yn माइनस 1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस a1 से। ठीक है, और ये जाकर जो पिछले दो का आउटपुट था उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन हो गई हमारे इस सिस्टम की। अब आप देख सकते हैं yn इज इक्वल टू b0 xn प्लस b1 xn माइनस 1। सो b0 xn यहां पहुंचा हमारा b0 xn, सही। यहां क्या मिला, xn माइनस 1, यहां क्या मिला, b1 xn माइनस 1। ये दोनों ऐड हो गए यहां पर, तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, b0 xn प्लस bxn माइनस 1। ये पूरी टर्म कंप्लीट हो गई। अब हमें ये ऐड करना है। ये क्या था, ये टोटली डिपेंड कर रहा था आउटपुट पर, तो हमने आउटपुट से एक ब्रांच ली, एक डिले एलिमेंट या मेमोरी एलिमेंट लगाया, यहां पर हमें n-1 मिला, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं या ये अज्यूम कर सकते हैं कि देखें एक्चुअली ये सिस्टम जो है ना, दो सब सिस्टम से मिलकर बन रहा है। एक सब सिस्टम जो है, जो कि अभी हमें लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, वो एक नॉन रिकर्सिव सिस्टम है। नॉन रिकर्सिव का मतलब क्या है, उसमें कोई फीडबैक पाथ नहीं है। और जो दूसरा सब सिस्टम है, ये जो दूसरा सब सिस्टम है, ये एक रिकर्सिव सिस्टम है और हमें इसमें नजर आ रहा है कि जो आउटपुट की प्रीवियस वैल्यू है वो दोबारा यहां पर आकर ऐड हो रही है। सो बेसिकली हम इस सिस्टम को अज्यूम कर सकते हैं एज अ कैस्केड ऑफ टू सिस्टम्स, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, xn मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, yn मिल रहा है। पहला सिस्टम नॉन रिकर्सिव है, दूसरा सिस्टम रिकर्सिव है। ठीक है, चलो जी, यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब देखिए, पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में हमने कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर और एलटीआई सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत वक्त लगाया। तो वक्त ऐसा ही नहीं लगाया था, फजूल में नहीं लगाया था, वो चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी होती है। तो अब हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे
और हमने जब प्रॉपर्टीज देखी थी तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखी थी कि जी अगर दो सिस्टम्स कैस्केड में है फॉर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, तो मैं अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आउटपुट के ऊपर, आउटपुट वैसा ही रहता है। यानी कि मैं अगर सिस्टम 2 को पहले ले आऊं जो कि रिकर्सिव सिस्टम था और सिस्टम 1 को बाद में ले आऊं जो कि नॉन रिकर्सिव सिस्टम था, तो भी मेरे सिस्टम पर कोई फर्क नहीं रहेगा, ये xn ही होगा और ये yn ही होगा। ठीक है, अब आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि जी इस मेहनत की जरूरत क्या है, तो वो मेहनत की जरूरत आपको थोड़ी देर में वाजे हो जाएगी। ये हमारा सिस्टम 1 है, ये हमारा सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 सिस्टम 2, सिस्टम 1 नॉन रिकर्सिव है, सिस्टम 2 रिकर्सिव है, और हम अपनी प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पर यह जानते हैं कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स में अगर दो सिस्टम्स कैस्केड में लगे हुए हैं तो हम अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम सिस्टम 1 को यहां ले आए और सिस्टम 2 को यहां ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनपुट पर xn और आउटपुट पर yn ही रहेगा। तो ये काम अब मैंने यहां पर आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम था नॉन रिकर्सिव, अब वो राइट साइड पर आ गया है, और जो हमारा सिस्टम था रिकर्सिव अब वो लेफ्ट साइड पर आ गया है, यानी पहले आ गया है। एक सिस्टम 1 सिस्टम 2 की जगह और सिस्टम 2 सिस्टम 1 की जगह आ गया। अब डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी खिलवाड़ करने की जरूरत क्या है, हम क्यों आगे पीछे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो आप यहां देखिए कि हमारा जो ये सिस्टम था, जो ओरिजिनल सिस्टम था, जो हमने इस ओरिजिनल इक्वेशन से निकाला था, उसको कितने मेमोरी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आपको फौरन जवाब मिलेगा कि जी एक मेमोरी एलिमेंट ये है, दूसरा मेमोरी एलिमेंट ये है, तो टोटल हमें 2 मेमोरी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जी इसमें कितने मेमोरी एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें भी 2 हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन अब आप जरा गौर से देखें, ठीक है, वो ये कि यहां से लेकर यहां तक तो ये एक ही नोड है, यहां पर कुछ और तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब यही इनपुट यहां भी जा रहा है और यही इनपुट यहां पे जा रहा है, तो एक्चुअली इन 2 अलग अलग मेमोरी एलिमेंट्स की जरूरत बची नहीं है, बल्कि हम इन दोनों को मर्ज करके सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मेरा xn आ रहा है, ठीक है, यहां पर इन दोनों ब्रांचेस को हमने कंबाइन करके एक किया, सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट लगा, और एक मेमोरी एलिमेंट लगाने के बाद यहां पर मिला -a1 जो कि यहां ऐड हो गया, और यहां आपके पास मिला b1, यहां ऑलरेडी b0 मौजूद था, हमने और तो कोई चेंज किया नहीं है, सिर्फ यही मेमोरी एलिमेंट चेंज मर्ज किए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल yn आ गया। हुआ क्या, जहां 2 मेमोरी एलिमेंट से काम हो रहा था वहां सिर्फ एक मेमोरी एलिमेंट ने हमारा काम पूरा कर दिया। अब आपके दिमागों में यह बात आ रही होगी कि भाई मेमोरी बचाने की इतनी मुसीबत क्या पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली एज जब थी कंप्यूटर्स की, उस वक्त हमारे पास मेमोरी नहीं होती थी। अब तो हमारे मोबाइल्स के अंदर जो है गीगाबाइट्स में मेमोरी आ रही है, और इसी तरह हमारे क्या कहते हैं पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें भी मेमोरी एक्सेसिव है। तो इतनी मेमोरी बचाने की क्या जरूरत है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि हम जो डेवलपमेंट करते हैं वो तो अपने लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स पर करते हैं, लेकिन जो फाइनल इंप्लीमेंटेशन डीएसपी सिस्टम्स की होती है वो यूजुअली पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर नहीं होती। वो फाइनल जो चीज होती है वो आमतौर पर एम्बेडेड सिस्टम्स पर इंप्लीमेंट हो रही होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स पर, एफपीजीएस पर। ठीक है,
या आप स्पेशल पर्पस सिग्नल प्रोसेसर्स बना रहे होते हैं, A6 बना रहे होते हैं। इन ऑल दोस केसेस जब आप एम्बेडेड सिस्टम पर जाते हैं तो आज भी मेमोरी बहुत एक्सपेंसिव है, और एक इंजीनियर के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिर्फ बेस्ट चीजें ना बनाए, ऑप्टिमल चीजें बनाए, यानी इतनी महंगी ना हो जाए कि वो लोग खरीद ही ना सके। ठीक है ना? तो मेमोरी को बचाना अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचे ना कि आप एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि एक सिग्नल प्रोसेसर में इस्तेमाल होगा, जो कि एक्चुअली एक कैमरे के अंदर लगा हुआ होगा। अब वो कैमरे के साइज क्या है? उस कैमरे का साइज इतना बड़ा है कि आप उसको अपनी जेब में रख सकते हैं। क्या वो सिग्नल प्रोसेसर सिर्फ आपका काम कर रहा होगा? नहीं, उसको और भी बहुत सारे काम करने होंगे। ठीक है? तो इतनी जहां पर रियल एस्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जी एक छोटा सा एरिया आपको मिलेगा सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, तो उसमें मेमोरी भी बहुत छोटी मिलती है। ठीक है? और अगर आप मेमोरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत एक्सपेंसिव होने लगती हैं। इसलिए आज भी मेमोरी को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम अपने इस किस्म के एनालिसिस से पहले कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करें जिनको कम से कम मेमोरी रिक्वायरमेंट हो। अब आखिरी बात वो ये कि जो हमने पहले सिस्टम बनाया था, जिसमें हमने पहले एक नॉन रिकर्सिव सिस्टम रखा था और बाद में एक रिकर्सिव सिस्टम रखा था, ठीक है, ये एक्चुअली जो रियलाइजेशन है डीएसपी की, ये कहलाती है डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन। जबकि ये जो फाइनल फॉर्म हमारे पास आई है, जिसमें हमने पहले इन दोनों को स्विच किया और उसके बाद दो मेमोरी एलिमेंट्स को एक से रिप्लेस कर दिया, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। अभी भी आप सोच सकते हैं कि ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ दो से एक, इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। तो बात यह है कि भाई ये तो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन जो है वो आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की थी। ठीक है? अब आप सोचें कि नहीं जी, आपका जो सिस्टम है वो पिछली 1000 वैल्यूज यूज करता है, तो अब आप सोचें कि 1000 मेमोरी एलिमेंट से आप 500 मेमोरी एलिमेंट्स पर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये वो चीज है कि आपको ख्याल रखनी है कि जी डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशन से डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन पर जाने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? वो ये है कि हम वही काम विद लेसर मेमोरी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।